लास्ट क्लास में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में लास्ट क्लास में मैं बताया था कि OA एक रीजन है जिसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। इस दौरान स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। जितनी स्ट्रेस बढ़ेगी उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। यहाँ कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। इस कर्व को लीनियर कर्व भी बोलते हैं। तो रीजन OA है वो है लीनियर कर्व। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, x की पावर और y की पावर दोनों क्या है, 1 और 1 है, इसलिए कर्व कैसा रह जाएगा, लीनियर कर्व हो जाएगा। इस दौरान स्लोप, कर्व का स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और उसको नाम दिया हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे हम E से दिखाएंगे तो E है वो हो जाएगा स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। E बराबर स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला बन गया है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो स्लोप ऑफ लीनियर कर्व है उसे हम क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इस दौरान स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, समानुपाती रहेगी। जितनी स्ट्रेन बढ़ रही है उतनी ही स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। इस दौरान स्लोप का कर्व कांस्टेंट रहता है। टेंशन के कारण इसमें स्पेसिमेन के वॉल्यूम में क्या हो, चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर है रीजन AC डैश। AC डैश के अंदर पॉइंट B जो इलास्टिक पॉइंट होता है, इलास्टिक लिमिट वाला। पॉइंट C ये है अपर यील्ड पॉइंट और C डैश है लोअर यील्ड पॉइंट। C डैश और C दोनों पॉइंट हैं। इन दोनों को अलग तभी ही दिखा सकते हैं जब हमारी लोडिंग रेट है वो हमारे पूर्ण नियंत्रण में, पूरी तरह नियंत्रण में है, तो ही हम C और C डैश पॉइंट को अलग दिखा सकते हैं। C और C डैश के दौरान हो क्या रहा है ये मैं पहले बताया था पिछली क्लास में। C और C डैश के दौरान कार्बन एटम की मॉलिक्यूल्स, कार्बन एटम की स्लिपिंग होती है। यहाँ से कार्बन एटम की स्लिपिंग होने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो इसको जो अलग दिखाएंगे वो सिर्फ हम लोडिंग रेट को कंट्रोल करके ही अलग दिखा सकते हैं। इस AC डैश के दौरान क्या हो रहा है, अगर पॉइंट B की बात करें तो पॉइंट B OB तक है इलास्टिक लिमिट। अगर मैं यहाँ से लोड हटा दूंगा तो मेरा वापस से मटेरियल कहाँ आ जाएगा, O पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। मतलब जो पहले अवस्था थी उसकी वही अवस्था उसकी हो जाएगी। B के बाद पॉइंट हो जाता है कौन सा, B के बाद जाते ही अगर अब मैं लोड हटाऊंगा, B के बाद ले गया और उसके बाद अगर लोड हटाया तो फिर मटेरियल हमारा ऊपर नहीं आएगा। तो उसमें क्या सेटअप हो चुका है, स्ट्रेन मतलब इलास्टिक लिमिट से बाहर जा चुका है मटेरियल, तो उसमें वापस से वो शेप को हम गेन नहीं कर पाएंगे। पॉइंट A के बाद स्ट्रेस की तुलना में स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ती है। इसके बाद में AC डैश की बात कर रहे हैं। यहाँ से क्या होता है, जितनी स्ट्रेन बढ़ रही है उतनी ही स्ट्रेस बढ़ रही है, परंतु A के जस्ट बाद में स्ट्रेस से ज्यादा क्या बढ़ रही है, स्ट्रेन ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही इस रीजन में हम लोड हटा रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट वापस से क्या आ रहा है, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। परंतु B के बाद अगर हम लोड हटाएंगे तो हमारा जो मटेरियल है या स्पेसिमेन है वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। C और C डैश दोनों को मैंने बताया, दोनों को तभी अलग दिखाया जा सकता है तो हमारी क्या हो, लोडिंग रेट फुली कंट्रोल्ड हो। जो पॉइंट है C डैश, यही हमारा क्या होता है, यील्ड पॉइंट। अर्थात यील्ड पॉइंट वो बिंदु होता है जिस पर स्ट्रेस के मान में कोई भी वृद्धि नहीं कर रहे, परंतु हमारी स्ट्रेन क्या हो जाती है, तेजी से बढ़ती है। वह बिंदु जिस पर स्ट्रेस में बिना वृद्धि किए तेजी से क्या है, स्ट्रेन में चेंजेस आए, स्ट्रेन तेजी से बढ़े, उस पॉइंट को हमको बोलेंगे क्या, लोअर यील्ड पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो भी स्ट्रेस का मान होगा उसे हम बोलेंगे क्या, यील्ड स्ट्रेस। इस दौरान भी OA के दौरान भी हमारा क्या वॉल्यूम बढ़ रहा था, इस दौरान भी हमारा क्या है, AC डैश तक भी वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। C डैश D आपको कांस्टेंट लाइन दिख रही है, C डैश D कैसी लाइन है, कांस्टेंट लाइन। इसका मतलब स्ट्रेस का मान तो इसमें क्या है, सेम है,
परंतु हमारी स्ट्रेंथ सी डैश से पहुंच गई है डी पर, बहुत तेजी से क्या पहुंच गई सी डैश से डी। तो ये यहाँ से कौन सी स्टेज आ गई है, प्लास्टिक स्टेज। ये इस रीजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। इस दौरान इस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल रीजन भी बोलते हैं। डक्टाइल शब्द क्या होता है, डक्टाइल को हिंदी में बोलते हैं तन्यता। तन्यता मतलब हम उसको किस में बदल सकते हैं, मटेरियल को। ये मटेरियल की डक्टाइलिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसे हम तार की फॉर्म में बदल सकते हैं, वायर की फॉर्म में बदल सकते हैं, तो वो होती है उसकी डक्टाइलिटी। तो ये हमारा चल रहा है डक्टाइल रेंज, डक्टाइल प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन वाला कौन सा है, सी डैश और डी। इसमें इसी को हम क्या बोलेंगे, ये पूरा प्लास्टिक रीजन होगा, इसी का दूसरा नाम है प्लास्टिक स्ट्रेन। ये थी यहां तक इलास्टिक स्ट्रेन, यहां तक चल रही थी इलास्टिक स्ट्रेन। अब हम आ गए हैं सी डैश डी में या प्लास्टिक स्ट्रेन में। और प्लास्टिक स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन का जो लिंकअप है वो है 10 to 5 टाइम्स। मतलब प्लास्टिक स्ट्रेन माइल्ड स्टील में प्लास्टिक स्ट्रेन इलास्टिक स्ट्रेन की 10 से 15 गुना होती है। माइल्ड स्टील में प्लास्टिक स्ट्रेन इलास्टिक स्ट्रेन की कितने गुना होती है, 10 से 15 गुना होती है। इसमें क्या होता है, इस रीजन में स्ट्रेस तो कांस्टेंट है पर स्ट्रेन का मान क्या है, बहुत तेजी से बदल रहा है। यहां से तुरंत कहां पहुंच गया, डी पर पहुंच गया है। सी डैश से कहां पहुंचा, डी पर पहुंच गया। अब अगर मैं अनलोडिंग, इस दौरान क्या हुआ, सी डैश से डी। इसके बाद अगर जो वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो प्लास्टिक स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें अगर प्लास्टिक स्टेज वो स्टेज होती है जिस पर हम लोड हटाते हैं ऑब्जेक्ट से या इस मटेरियल से लोड हटाया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पाएगा। इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ, जो भी चेंजेज हुआ, क्योंकि ये प्लास्टिक रीजन है, इसमें जो भी चेंजेज आया उस चेंजेस को हमने बोल दिया है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डीई, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। जैसे ही पदार्थ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक स्टेज में आ जाता है उसके बाद पदार्थ होना शुरू हो जाता है क्या, हार्ड। पदार्थ हार्ड होना शुरू हो जाता है, मतलब पदार्थ में मॉलिक्यूल्स का रीओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है। पदार्थ के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के में मॉलिक्यूल्स के रीओरिएंटेशन की वजह से उसमें पदार्थ हार्ड होना शुरू हो जाता है, परंतु डक्टाइलिटी पदार्थ की क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। डक्टाइलिटी पदार्थ की कम होना शुरू हो जाती है डी के दौरान। मतलब हम अब तार के रूप में उस पदार्थ को नहीं, हार्ड तो हो चुका है परंतु उसे हम तार के रूप में नहीं ट्रांसफर कर सकते, नहीं बदल सकते हैं, तार के रूप फॉर्म में हम उसे नहीं ला सकते। इसलिए तार की फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास एक अलग से प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं एनेलिंग। एनेलिंग एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट है जिससे हम डक्टाइलिटी बढ़ा सकते हैं, परंतु जैसे डक्टाइलिटी यहाँ क्या हो रहा था, जैसे हार्डनिंग हो रही थी उसमें हार्डनेस बढ़ रही थी परंतु डक्टाइलिटी कम हो रही थी। अब डक्टाइलिटी को बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूँ कौन सा, एनेलिंग। एनेलिंग एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट है जिसमें डक्टाइलिटी बढ़ जाती है, हार्डनेस कम हो जाती है और पदार्थ मोर वर्केबल हो जाता है, पदार्थ की वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। अब हमारा है रीजन, ये जो ई पॉइंट है ये हमारा अल्टीमेट पॉइंट। ये वो बिंदु है जहां पदार्थ की मैक्सिमम लोड लेने की क्षमता होती है। इसके बाद पदार्थ लोड नहीं ले पाएगा, अगर लोड बढ़ाएंगे तो फिर इसमें क्या हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। इस रीजन को, ई एफ वाले रीजन को हम बोलते हैं नेकिंग। ई है, ई पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगी वो अल्टीमेट स्ट्रेस होगी, मतलब वह स्ट्रेस का वह अधिकतम मान जो पदार्थ के द्वारा बिना टूटे सहन किया जा सकते। इसके बाद में अगर मैंने लोड बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, पदार्थ टूटना शुरू हो जाता है। इस रीजन के दौरान इस रीजन को बोलते हैं सॉफ्टनिंग रीजन और इसी को बोलते हैं हम नेकिंग रीजन। अल्टीमेट पॉइंट मतलब ई पॉइंट के बाद पदार्थ का क्या हो जाएगा, डायमीटर कम होना जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये पदार्थ है, इस पे हमने लोड लगा रखा है इस डायरेक्शन में, एक इधर डायरेक्शन में। जैसे ही पदार्थ ई पॉइंट के बाद जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर कम होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो पॉइंट एफ पर पहुंचेगा उसका जो डायमीटर है, उसका मतलब इस एरिया के कंपेरिजन में वहां का जो एरिया है वो 50% ही रह जाता है। एफ पॉइंट पर क्या हो जाता है, उसका 50% ही एरिया रह जाता है। जो फेलियर हुआ इसमें क्या हुआ,
जैसे हम लोड लगा रहे हैं पॉइंट ई के बाद भी लोड लगाते जा रहे हैं तो एक फेलियर आता है, और वो फेलियर कप कॉन की फॉर्म में आता है। उस फेलियर को हम कप कॉन फेलियर भी बोलते हैं। अब वो जो फेलियर आया वो डायरेक्शन ऑफ लोड के कौन से कितने डिग्री के एंगल पे आया? 45 डिग्री के एंगल पे आता है। फ्रैक्चर के समय पे हमारा जो एरिया हो जाता है कितना रिड्यूस हो जाता है? 50%। जो एरिया एक्चुअल स्पेसिमेन का था फ्रैक्चर के टाइम पे, वो एरिया वहां पर कितना रह जाएगा? उसका 50% रह जाता है। कुछ नोट्स है, नोट जो इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए अपन क्या करते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट जिसे OA बोला था, इलास्टिक लिमिट जो थी OB, और यील्ड पॉइंट जो था क्या? C डैश। इन पॉइंट को हम प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए हम क्या करते हैं? सेम मान के चलते हैं। ये सभी हम सेम लेकर चलते हैं। माइल्ड स्टील में क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक स्ट्रेस है जो दोनों है उनको वो दोनों लगभग समान होती है। B और C डैश पॉइंट है जो लगभग पास पास ही होता है, तो यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक स्ट्रेस दोनों को समान मान लिया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी जैसे हीट ट्रीटमेंट कर दिया या फिर मटेरियल कंपोजिशन चेंज कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा उनकी प्रॉपर्टीज पे। अब जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट अगर हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं तो हमारी डक्टाइलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डक्टाइलिटी मतलब पदार्थ है जो तार की फॉर्म में बनना कम हो जाएगा। तार की फॉर्म में हम उसे जल्दी से नहीं डाल पाएंगे। अगर परसेंटेज कार्बन कंटेंट हमने बढ़ा दिया तो उसकी डक्टाइलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अल्टीमेट स्ट्रेस उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो पॉइंट ई पे आ रहा है वो ई यहाँ ना आके थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अल्टीमेट स्ट्रेस उसकी बढ़ जाएगी, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेंथ का गैप है वो बढ़ जाएगा। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद भी अगर अपन लोड लगा रहे हैं तो उस केस में हमारे पास ये मार्जिन स्ट्रेंथ वाला, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ और इसके बीच का ज्यादा हो जाएगा परसेंटेज कार्बन कंटेंट बढ़ाने से, और कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब जो जंग है उसको रोकने की क्षमता घट जाएगी। जंग को रोकने की क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ना तो हम उसे तार के फॉर्म में जल्दी से डाल पाएंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेस हमारी बढ़ जाएगी, पर कोरोजन रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डक्टाइल मेटल मटेरियल मैंने पहले भी बोला था कि उसमें कप कॉन फेलियर आता है। कौन सा फेलियर? कप कॉन फेलियर। मतलब उसमें जो फेलियर आ रहा था कितने डिग्री पे आ रहा था? 45 डिग्री पे। जबकि ब्रिटल मटेरियल में वो फेलियर कितने पे आएगा? लोड की डायरेक्शन के 90 डिग्री पे। यहाँ लोड की डायरेक्शन कितने पे है? 45 डिग्री। डक्टाइल मटेरियल में कप कॉन फेलियर कहलाया जाता है, और ब्रिटल मटेरियल में जो फेलियर आ रहा है वो परपेंडिकुलर टू द लोड आ रहा है। माइल्ड स्टील के केस की बात करें तो माइल्ड स्टील में क्या होता है कि यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक स्ट्रेस लगभग समान लेकर चलते हैं। उसमें जो है C डैश पॉइंट और B बिंदु पास पास ही होते हैं, तो हम लगभग उनको प्रैक्टिकल पर्पजेज या माइल्ड स्टील के केस में हम उसको क्या लेके चलते हैं? सेम लेके चलते हैं। अब बात करते हैं, अभी हमने बात की थी कार्बन कंटेंट की, अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब कंपोजिशन जो भी मटेरियल है उस पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो पॉइंट है पूरे पॉइंट क्या हो जाएंगे? नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ई डाउन हो जाएगा, एफ भी डाउन हो जाएगा, पूरा कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यील्ड पॉइंट भी क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो यील्ड स्ट्रेस थोड़ा लेट डेवलप हो रही थी वो थोड़ा जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सभी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? नीचे डाउन हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं, ये था हमारा माइल्ड स्टील के केस में। अब हम सबके कंपेरिजन, सभी डिफरेंट ग्रेड की स्टील है उनके लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं। उसमें क्या होता है? एक है HTS बार, एक है HYSTL बार, एक है माइल्ड स्टील बार। ये हाई टेंसाइल स्टील, ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ये है माइल्ड स्टील। इनके बीच क्या कंपैरिजन, इनके बीच में क्या क्या तुलनाएं हैं जो हम करेंगे? HTS बार, इसकी ये स्ट्रेस है कौन सी? अल्टीमेट स्ट्रेस। सो सबसे अधिकतम जो होती है स्ट्रेस उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस ये है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस ये है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस ये है। ये अल्टीमेट स्ट्रेस पे ही क्या हो गया? ब्रेक हो गया, टूट गया। अल्टीमेट स्ट्रेस पे ही क्या हो गया? ब्रेक। अब
जो जहां ये रप्चर हुआ, जहां भी इसमें फेलियर आया, फ्रैक्चर आया, उस पे जो स्ट्रेन रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर स्ट्रेन। उसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर स्ट्रेन। तो फ्रैक्चर स्ट्रेन और अल्टीमेट स्ट्रेस के बीच हम कंपैरिजन करें तो क्या हुआ, फ्रैक्चर जो स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा किसकी है, माइल्ड स्टील की। सबसे लेट फ्रैक्चर किस में आ रहा है, माइल्ड स्टील में। उसके बाद किस में आ रहा है, HYSD में। उसके बाद किस में आ रहा है, HTS में। तो सबसे लेट जो फ्रैक्चर आ रहा है वो आ रहा है माइल्ड स्टील में। सबसे जल्दी किस में आ रहा है, हाई HTS बार में सबसे जल्दी क्या है, फ्रैक्चर आ रहा है। परंतु अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करें तो सबसे ज्यादा अल्टीमेट स्ट्रेस किसकी है, HTS बार की, फिर किसकी है, HYSD बार की, फिर किसकी है, माइल्ड स्टील की। सबसे कम इन तीनों में किसकी है स्ट्रेंथ, HYSD बार, ये माइल्ड स्टील की। इसमें फर्क यही है, इसमें तुरंत फ्रैक्चर आ रहा है, वो थोड़ा लेट फ्रैक्चर आ रहा है, इसमें सबसे लास्ट में फ्रैक्चर आ रहा है। तो बात डक्टाइलिटी की करें तो इन सब में सबसे ज्यादा जो डक्टाइल है वो क्या होगा, माइल्ड स्टील। मतलब माइल्ड स्टील को हम इजीली तार की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। माइल्ड स्टील को बजाय इनके ज्यादा अच्छे से डक्टाइल है, इसलिए उसे हम जल्दी ज्यादा अच्छे से तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदर जो मटेरियल स्टील के अलावा जो भी मटेरियल बचे उनका जो ग्राफ देखते हैं तो ये है हमारा माइल्ड स्टील का, ये हमारा है कास्ट आयरन का, ये हमारा एल्युमिनियम का है, ये कॉर्क का है, ये कंक्रीट का है, ये रबर का है। इन सबके जब इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कंपैरिजन किए तो एल्युमिनियम है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका क्या है, 1/3 है, स्टील का 1/3, और कास्ट आयरन का है 1/2, मतलब 50% ही है कास्ट आयरन का, ये 1/3 है। और कंक्रीट का जो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 1/10 से 1/20 किसका, स्टील का 1/10 से 1/20 के बीच में कंक्रीट का होता है। यहाँ पे बात करें, ये हमारा इलास्टिक रबर है, वो देखो कर्व कैसा है, कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है। तो स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है तो लीनियर नहीं है, तो कैसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया। तो इलास्टिक रबर एक ऐसा मटेरियल हो जाता है, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल हो जाता है। और ये नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल और इलास्टिक रबर है वो कैसा है, ब्रिटल मटेरियल भी है। स्टील से तुलना करें रबर की तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है बजाय इसके रबर के। स्टील रबर से क्या है, ज्यादा इलास्टिक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एल्युमिनियम और कॉपर के लिए। एल्युमिनियम और कॉपर वो डक्टाइल मेटल्स हैं जो क्लियर यील्ड पॉइंट नहीं दिखाते, हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है यील्ड पॉइंट का, तो उसके लिए हम ऑफसेट मेथड आता है जिसके द्वारा उनकी यील्ड स्ट्रेस निकालते हैं। ये कर्व था जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एल्युमिनियम और कॉपर के लिए आया, वो ये था। इसमें 0.2 स्ट्रेन के लिए हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, इनिशियल स्ट्रेट लाइन है, कर्व की स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल एक रेखा 0.2% स्ट्रेन वाले बिंदु से खींचना शुरू करते हैं पैरेलल, और ये जहां इस कर्व को कट करती है वो पॉइंट आ गया B। अब इसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्ट्रेस, ये जिसे हमने FI, और यही हमारी क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, यही हमारी यील्ड स्ट्रेस है, और यही इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस जो वर्ड आया वो आया ही उनके लिए, उन मेटल्स के लिए आया, उन डक्टाइल मेटल्स के लिए आया जो क्लियर यील्ड पॉइंट नहीं दिखाते। प्रूफ स्ट्रेस उन डक्टाइल मेटल्स के लिए आया जो क्लियर यील्ड पॉइंट नहीं दिखाते। तो उनका यील्ड पॉइंट हम किसके द्वारा निकालते हैं, ऑफसेट मेथड के द्वारा निकालते हैं। इस कर्व में हमने क्या किया, 0.2% स्ट्रेन के लिए इसके पैरेलल रेखा खींची, जहां कर्व को कट किया वहां रेस्पेक्ट में हमने क्या देखी, स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस आई वही स्ट्रेस हमारी क्या हो गई, यील्ड स्ट्रेस या प्रूफ स्ट्रेस हो गई। कुछ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट ब्रिटल मेटल डक्टाइल मेटल्स के लिए क्या था, कुछ ब्रिटल मेटल्स मटेरियल्स है, कास्ट आयरन, ग्लास और हाई कार्बन स्टील। इनमें क्या होता है, नेकिंग जोन नहीं होता है, ना प्लास्टिक जोन होता है ना नेकिंग जोन होता है। इनमें रप्चर स्ट्रेस का मान ही क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर होता है। रप्चर स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोनों क्या होती है, बराबर। ना ही ये क्या दिखाते हैं, नेकिंग दर्शाते हैं। मतलब वो पोर्शन जो हमें चेतावनी दे, नेकिंग वाला पोर्शन क्या है, हमें बताता है कि मटेरियल सॉफ्ट हो चुका है, अब ये टूटने वाला है। बिफोर फ्रैक्चर वार्निंग जो होती है उसे हम बोलते हैं नेकिंग।
अब इन जो मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स की हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण जैसे ही पदार्थ से लोड हटाया वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगा, जैसा था वैसा की वैसा हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे लोड लगाया, अगर इसमें एलोंगेशन होता है तो लोड हटाने के बाद वापस से क्या यही शेप में आ जाएगा। प्लास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसमें लोड हटाने के बावजूद भी वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? प्लास्टिसिटी। उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन रह ही जाता है तो वो हो जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और वो गुण हो जाता है, वो क्या हो जाता है? प्लास्टिसिटी। ऐसे डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पदार्थ को या मटेरियल को किस में बदल सकते हैं? वायर्स में बदल सकते हैं, तारों में बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पदार्थ को वायर्स में बदलने के लिए कौन सी प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? तो वो आ जाएगी कौन सी प्रोसेस? टेंशनिंग प्रोसेस। खींचने के द्वारा, खींच के ही हम क्या कर सकते हैं? वायर्स में बदल सकते हैं। इसी के जस्ट जो चीज है, जैसे हमने लगाया लोड, ऐसे लोड लगाया कि खिंचाव आया, ये खिंचाव आया, ये टेंशनिंग प्रोसेस से आया, तो ये इसका क्या है? डक्टाइलिटी। खिंचाव आया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तार में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गुण इसका कौन सा जाएगा? डक्टाइलिटी। अगर मान लो हम इस पे हैमर से मार रहे हैं, हैमर से इस पे मार रहे हैं, इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो ये क्या है? शेप ये बन जाएगी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चद्दरों में। तो ये जस्ट क्या बन जाएगा? थ्रू मैलिएबिलिटी, आघातवर्धता। इम्पैक्ट के कारण तो बदल रहा है किस, इम्पैक्ट के कारण किस में बदल रहा है? चद्दर्स में, जबकि टेंशनिंग के कारण किस में बदल रहा है? वायर्स में। तो टेंशनिंग के कारण जो प्रोसेस कनेक्ट है वो है डक्टाइलिटी, और इम्पैक्ट के कारण जो कनेक्ट है वो कौन सी है? मैलिएबिलिटी। तो डक्टाइलिटी वो गुण है जिससे तारों में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा? टेंशनिंग प्रोसेस के द्वारा। जबकि मैलिएबिलिटी वो गुण है जिसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है? चद्दरों में हो रहा है। किसके द्वारा? इम्पैक्ट के द्वारा। इम्पैक्ट के द्वारा हम चद्दरों में बदल सकते हैं, उसे हम बोलेंगे मैलिएबिलिटी। टेंशनिंग के द्वारा हम वायर्स में बदलेंगे, उसे हम बोलेंगे डक्टाइलिटी। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बिना चेतावनी के वो क्या हो जाए? टूट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रिटलनेस। नेक्स्ट आ जाता है टफनेस, दृढ़ता। टफनेस और हार्डनेस में क्या है? हमें कंफ्यूजन होता है, सेम वर्ड से लगते हैं टफनेस हार्डनेस, बट ये सेम नहीं है, अलग अलग है। टफनेस है दृढ़ता। जो भी हम इम्पैक्ट लगा रहे हैं, जो भी हम आघात उसे पहुंचा रहे हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो तो हो जाएगी क्या? टफनेस। और अगर पदार्थ में कोई टूट फूट हुई तो उस टूट फूट को जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है हमारा क्या? हार्डनेस। स्क्रैच करा तो स्क्रैच का रेजिस्टेंस वो क्या होगा? हमारा हार्डनेस। टूट फूट स्क्रैच का रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? हार्डनेस। जबकि इम्पैक्ट का चोटाघात का जो है वो हो जाएगा क्या? हमारा रेजिस्टेंस वो हो जाएगा टफनेस। क्रीप, कांस्टेंट लोडिंग। जैसे अगर हमने क्या होता है कि लगातार अगर किसी छत पे अगर हम लगातार लोड लगाए रखेंगे तो छत की एक टाइम बाद उसके लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कुछ डिफॉर्मेशन जो कई सालों तक उस पर लोड लगाए रखेंगे तो उसके लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो कांस्टेंट लोडिंग के कारण जो डिफॉर्मेशन आता है उसे हम बोलते हैं क्या? क्रीप। फटीग, साइक्लिक लोडिंग। बार बार हम हैमर से कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? हैमर से बार बार इम्पैक्ट दे रहे हैं तो वो हो जाएगी साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग के कारण जो डिफॉर्मेशन आया उसे हम क्या बोल रहे हैं? फटीग। जो टायर्स होते हैं, गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो साइक्लिक लोडिंग के कारण ही डिफॉर्म होते हैं। साइक्लिक लोडिंग से क्या हो जाते हैं? छीन हो जाते हैं, उनमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फटीग बोलते हैं।